पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नंदिनी को देखने लड़के वाले आते हैं। तो लड़के को देखकर नंदिनी की आंखें खुली रह जाती हैं। अब आगे उदय एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान था। गोरा रंग, काली आंखें, खूबसूरत काले बाल। उदय ब्लू कलर की जीन्स और वाइट शर्ट पहने हुए था, जिसमें वह गजब का स्मार्ट लग रहा था। उदय को देखकर नंदिनी का दिल धक सा हो गया। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अपनी धड़कनों पर कंट्रोल ही नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत लड़का मुझे देखने आ सकता है। उसे उदय पहली नज़र में ही पसंद आ गया। उदय की बहन शिखा तो नंदिनी को देखकर बहुत खुश थी। उसने नंदिनी से बातें भी की। नंदिनी को भी शिखा अच्छी लगी थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी। पूरा परिवार ही बहुत सभ्य परिवार था। नंदिनी को सभी लोग बहुत अच्छे लगे। नंदिनी सोच रही थी कि उदय भी उससे कुछ पूछेगा, पर उदय ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। उदय की माताजी ने नंदिनी से बहुत प्यार से बातें की। उन्होंने जाते समय नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और नंदिनी की नानी से कहा, मुझे अपने बेटे के लिए नंदिनी जैसी बहू ही चाहिए थी। मुझे नंदिनी बहुत पसंद है। हम जल्दी से कोई मुहूर्त देखकर आपको बता देंगे और हम जल्दी ही दोनों का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंदिनी जल्द से जल्द हमारे घर में बहू बनकर आ जाए। मैं अपने सामने अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। करुणा जी और राम स्वरूप जी ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। मेहमान जा चुके थे। नंदिनी के नाना नानी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और नंदिनी वो आज बहुत खुश थी। शायद जीवन में पहली बार उसे एक अच्छा सा एहसास हुआ था। उदय पसंद आ गया था। उदय के परिवार ने पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया, तो 2 दिन बाद का मुहूर्त निकल गया। 2 दिन बाद उदय और नंदिनी का रिश्ता तय हो गया। नंदिनी तो खुश थी कि उसका एक अच्छे परिवार में रिश्ता हो गया, परंतु उदय इतना खुश नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने परिवार के दबाव में यह रिश्ता स्वीकार किया है। रिश्ता तय होने के समय भी वह चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उदय बहुत परेशान था। कोई बात थी जो उदय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नंदिनी एक अच्छी लड़की थी और वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। रिश्ता तय होने के बाद इसी बारे में बात करने के लिए उदय ने नंदिनी को फ़ोन किया। उदय का फ़ोन देखकर नंदिनी खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद उदय मुझसे कुछ बात करना चाहता है। नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए फ़ोन उठाया, क्योंकि अभी तक उसकी और उदय की कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। उदय ने जिस बात को करने के लिए फ़ोन किया था, वह नंदिनी से वह बात कह ही नहीं पाया। उसे डर था कि नंदिनी यह बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसने उस दिन थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख दिया। नंदिनी को उदय का बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन उदय को चाहने लगी। 2-4 दिन बाद उदय ने फिर से फ़ोन किया और नंदिनी को मिलने के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था कि नंदिनी उसे पसंद नहीं थी। नंदिनी उसे अच्छी लगी थी, परंतु वह नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अगले दिन नंदिनी उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई। लाइट पिंक कलर के सूट में नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उदय उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी तुम बहुत अच्छी हो, पर आज मैंने तुमसे एक बात करने के लिए यहाँ बुलाया है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे वह बात कैसे कहूँ। तो नंदिनी कहती है कि आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो उदय थोड़ी हिम्मत करके कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसका नाम मीशा है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं मीशा से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं मीशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंदिनी उदय की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह अपने आप को संभालती है और थोड़ी हिम्मत करके उदय से कहती है, तो आपने अपने घर वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो उदय ने कहा कि उसकी माताजी की तबीयत खराब थी और यह रिश्ता इतनी जल्दी में तय हुआ।
कि मुझे किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही मौका देखकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर नंदिनी कहती है कि अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। आपको इस लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। थोड़ी हिम्मत करके अपने घर वालों को सब कुछ बता दीजिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। यह कहकर नंदिनी रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उदय की बात सुनकर नंदिनी को बहुत बड़ा धक्का लगा, परंतु उदय के सामने उसने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे उसे बुरा ही नहीं लगा। शायद उसे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। इतनी बड़ी बात भी उसने चुपचाप सह ली। बाहर आते ही उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के ऊपर बहुत तेज वार किया हो। जब उसकी किस्मत ही खराब है तो किसी और से क्या कहना। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके जीवन में ये खुशी के थोड़े से पल आए थे, वह भी बहुत जल्दी चले गए। वह सोच रही थी कि उसका जीवन ही बेकार है। उसके जीवन में उसे कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। सोचते सोचते उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, वह एक गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। नंदिनी के बेहोश होते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। जिस गाड़ी से नंदिनी की टक्कर हुई थी, उस गाड़ी में नंदिनी की सहेली मीरा थी। वह जल्दी से बाहर निकली और आकर बेहोश हुई लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। यह तो उसकी सहेली नंदिनी थी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और नंदिनी को गाड़ी में लेकर पास के हॉस्पिटल में पहुंच गई। मीरा ने रास्ते में से ही नंदिनी के नाना नानी को फ़ोन कर दिया। नंदिनी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके नाना नानी घबरा गए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। जब करुणा जी और राम स्वरूप जी नंदिनी के पास पहुंचे तो नंदिनी बेहोश थी। उसे बेहोश देखकर वो दोनों घबरा गए। डॉक्टर ने फौरन नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद नंदिनी को होश तो आ गया। अभी नंदिनी के कुछ टेस्ट करने बाकी थे। उन्होंने नंदिनी के सिर की एमआरआई भी की जिससे पता चल सके कि उसके सिर में कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है। मीरा भी नंदिनी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। करुणा जी ने उसकी हिम्मत बंधाई। कुछ रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि नंदिनी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसके साथ कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी चोट भी है। नंदिनी के होश में आने पर मीरा उससे माफ़ी मांगने लगी तो नंदिनी ने उसे यह कहकर शांत किया कि गलती तुम्हारे ड्राइवर की नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही ध्यान से रोड क्रॉस नहीं की। नंदिनी की बात सुनकर मीरा की सांस में सांस आई। मीरा को अपनी प्यारी सी सहेली पर बहुत प्यार आ गया। मीरा ने करुणा जी से नंदिनी के इलाज का सारा खर्च उठाने के लिए कहा तो करुणा जी ने मना कर दिया कि बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी तो मेरे लिए नंदिनी के जैसी ही हो। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। मीरा को हॉस्पिटल में काफ़ी समय हो गया था तो करुणा जी ने उसे घर भेज दिया। राम स्वरूप जी ने सोचा कि क्यों ना नंदिनी के ससुराल वालों को भी खबर कर दी जाए, क्योंकि अब नंदिनी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, उनकी होने वाली बहू भी है। यही सोचकर राम स्वरूप जी ने उदय के पिताजी को फ़ोन करके बता दिया। वो लोग भी सुनकर काफ़ी चिंतित हो गए। जब उदय ने यह खबर सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नंदिनी के एक्सीडेंट के लिए वो खुद को ही दोषी समझने लगा। उसे लगा कि कहीं उसके शादी से मना करने के कारण ही नंदिनी को कुछ बुरा तो नहीं लगा और इस कारण ही उसने खुद ही कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की हो। यह सोचकर उदय को नंदिनी की बहुत चिंता होने लगी। उदय अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि नंदिनी को बहुत सारी चोटें आई हैं और एक पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। उन लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद बाकी की रिपोर्ट्स भी आ गई। नंदिनी के सिर में कोई चोट नहीं थी, सब कुछ ठीक था। नंदिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए राम स्वरूप जी और उदय के पिताजी आलेख जी ने
शादी की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। अभी तक उन लोगों के उदय और नंदिनी के बीच हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और शादी की तारीख बढ़ जाने के कारण उदय ने भी अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पहले वह नंदिनी से उसके मन में क्या है, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, सब कुछ जानना चाहता था। अगले दिन मीरा भी नंदिनी से मिलने हॉस्पिटल आती है। वह नंदिनी से पूछती है कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो वह कहाँ खोई हुई थी। नंदिनी मीरा को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन मीरा को नंदिनी के व्यवहार से शक हो जाता है कि कोई तो बात है जो नंदिनी उससे छुपा रही है। फिर मीरा के बार बार पूछने पर वह उसे सब कुछ बता देती है। सारी बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी तो उसे तुमसे सगाई करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने पहले ही सब कुछ अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। आने दो उसे, मैं देखती हूँ कि मेरी इतनी प्यारी सीधी सादी सहेली के साथ उसने यह सब करने की हिम्मत कैसे की। मगर नंदिनी ने उसे कुछ भी करने के लिए मना कर दिया और उदास होकर कहने लगी कि जब वह किसी और से प्यार करता है तो यह रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है। अभी मीरा और नंदिनी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उदय अपने दोस्त विनय के साथ नंदिनी से मिलने के लिए आता है। विनय और मीरा उन दोनों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मीरा का मूड नंदिनी की बात सुनकर खराब हो गया था। वह विनय को घूर घूर कर देखने लगी। पहले तो विनय को कुछ समझ नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगा कि शायद किसी और को घूर कर देख रही हो। जब उसे लगा कि वह उसे ही घूर कर देख रही है तो वह डर गया और उसने मीरा से कहा, हेलो, मेरा नाम विनय है और उदय मेरा दोस्त है। तो मीरा ने बेरुखी से जवाब दिया, तो मैं क्या करूं, अगर तुम्हारा नाम विनय है तो मैंने तुम्हारा नाम पूछा जो बता रहे हो। विनय मीरा का जवाब सुनकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, फिर यह मुझ पर क्यों भड़क रही है। बेचारा विनय चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में उदय नंदिनी का हालचाल जानकर बाहर आ गया तो मीरा नंदिनी के पास अंदर चली गई। मीरा ने आज उदय को पहली बार देखा था। उसने मीरा से कहा, यार नंदू, यह उदय है तो तेरे लायक, तेरी और उसकी जोड़ी कितनी प्यारी लगती। पर उस नासपिटी मीशा ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। भगवान करे उसका किसी और से चक्कर चल जाए और वो उदय को छोड़कर भाग जाए और उदय बस तेरा हो जाए। उसकी बात सुनकर नंदिनी की हंसी छूट गई और कहने लगी, तू भी ना पागल है, बस कुछ भी कहती है। मीरा रोज हॉस्पिटल में नंदिनी से मिलने आती और उदय भी रोज आता। उदय विनय के साथ ही आता था और अक्सर उसका मीरा से सामना हो जाता था। मीरा ना चाहते हुए भी उदय की तरफ से गुस्सा विनय पर निकाल देती। विनय उदय से कहता है कि यार, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, यह जब भी मिलती है मुझे फाड़ खाने को रहती है। तो उदय कहता है कि शायद नंदिनी ने इसको मीशा के बारे में बताया होगा, जिस कारण यह अपना गुस्सा मेरे बजाय तुझ पर निकाल देती है। तो विनय कहता है कि वाह, गलती तेरी और ढोलक की तरह यह मुझे पीटना चाहती है। आखिर तेरे पापों की सज़ा मैं कब तक भुगतूंगा। विनय ने इतना बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो उदय हंसने लगा और कहने लगा, जब तक तू मेरा दोस्त है तब तक। जब उदय नंदिनी को हॉस्पिटल में रोज़ मिलने आता है तो दोनों के परिवार वाले कुछ और ही समझने लगते हैं और खुश होने लगते हैं। उन्हें लगने लगा था कि कुछ ही दिनों में उदय और नंदिनी का मन एक दूसरे में रम चुका है। इसलिए तो रोज़ उदय नंदिनी का हालचाल जानने हॉस्पिटल जाता है। आज नंदिनी का हॉस्पिटल में आखिरी दिन था। आज उसे छुट्टी मिलनी थी। नंदिनी ने आज उदय से बोल दिया कि आज के बाद हमें नहीं मिलना चाहिए और उसे अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार को जल्दी बता देना चाहिए। उदय को नंदिनी की यह बात अच्छी तो लगी, लेकिन आज उसे भी अपनी बात पूछने का मौका मिल गया, जिसे वह कई दिन से नंदिनी से पूछना चाहता था। उसने नंदिनी से पूछा, आपको मेरे इस निर्णय से कोई परेशानी तो नहीं है? मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए इकलौता रिश्ता हूँ। आप एक अच्छी लड़की हैं और आपको मुझसे बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे।
लेकिन उस दिन मैंने बस अपने मन की बात कह दी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बगैर आपकी राय जाने अपना फैसला सुना दिया, जो सही नहीं था। इसलिए आज मैं कोई भी फैसला करने से पहले और अपने परिवार को इस बारे में बताने से पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको बुरा तो नहीं लगा। कहीं आपने यह बात अपने दिल पर तो नहीं ले ली है, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। उदय जब नंदिनी से यह सारी बातें बोल रहा था तो नंदिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि उदय कुछ शर्मिंदगी जैसा महसूस कर रहा है। नंदिनी को इतने दिनों में यह तो पता चल गया था कि उदय एक अच्छा लड़का है, और शायद इसलिए अपने प्यार की बात अपने परिवार से अभी तक नहीं बोल पाया है। नंदिनी सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उदय खुद को मेरा कसूरवार समझकर अपने फैसले से पलट जाए और दबाव में आकर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे, जो कि सही नहीं है। तभी उदय के पास किसी का फ़ोन आ गया और वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया, और नंदिनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि उस दिन तो उदय ने उससे एक बार भी उसकी राय नहीं जानना चाहिए, और आज वह उसके बारे में इतना सोच रहा है। लेकिन क्यों? क्या एक्सीडेंट की घटना को इस बात से जोड़ने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उसमें उसकी गलती है? क्या मुझे आदत हो गई है कि मैं कभी किसी को भी यह महसूस होने नहीं देती कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है? दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने आप को भूल ही गई थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी भी कुछ अहमियत है। वो कोई बेकार की वस्तु नहीं है, और उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसे अपने अंदर एक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वह भी खुद का ख्याल रखेगी, और अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो वो भी सामने वाले को बताएगी कि उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। कम से कम उदय ने उसकी परवाह तो की। बस यह सोचकर ही वह खुश हो गई। जब उदय कमरे में आया तो उसने देखा कि नंदिनी खुश है। उसने नंदिनी से उसकी खुशी का कारण जानना चाहा, तो उसने कहा कि ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। और मैं आपके निर्णय से दुखी नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि दो लोगों के बीच दीवार बनने से बच गई। उदय को भी नंदिनी की बात अच्छी लगी। वह नंदिनी की बात सुनकर निश्चिंत हो गया, और जाते हुए उसने नंदिनी से कहा, हमारा चाहे कोई रिश्ता ना हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा। उदय नंदिनी से बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, और नंदिनी इसलिए खुश थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से कम मुझे यह एहसास तो हुआ मेरी भी कुछ अहमियत है। नंदिनी की खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी। नंदिनी के घर आते ही नंदिनी की मामी हॉस्पिटल के खर्चे को लेकर नंदिनी पर भड़क गई। देखकर नहीं चल सकती थी, और जब सड़क पर चलना नहीं आता तो घर से निकलने की ज़रूरत ही क्या है? जो एक्सीडेंट करवा लिया, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो गया, कौन देगा? अच्छा होता जो अपनी माँ के साथ यह भी मर जाती, या अब एक्सीडेंट में मर जाती, हमारी जान तो छूटती। नंदिनी की मामी पहले तो शादी के खर्चे को लेकर परेशान थी, और अब अस्पताल के खर्चे से और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अपनी मामी की कड़वी बातें सुनकर नंदिनी अंदर तक हिल गई। अभी थोड़ी देर पहले तो वह सोच रही थी कि उसकी भी कुछ अहमियत है, लेकिन मामी की बात सुनकर उसे लगा कि इसका जीवन बस बेकार है। उसकी और उसके जीवन की कोई अहमियत नहीं है। अपने कमरे में आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। नाना नानी जी उसे घर पर छोड़कर कहीं बाहर गए थे। तब मामी ने उसे यह सब कहा था। नंदिनी बस रोए जा रही थी और सोचे जा रही थी, मेरा जीवन ही ऐसा क्यों है? मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझ जैसी बदनसीब से कोई शादी भी नहीं करेगा। उदय ने भी मना कर दिया। मेरे माँ पापा होते वो मुझसे प्यार करते, तभी तो कोई और भी मुझसे प्यार करता। माँ बाप नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। अपनी मामी की बात सुनकर नंदिनी का अपने ऊपर से विश्वास फिर से डगमगाने लगा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला था। नंदिनी को अपने आप से सच में नफरत सी होने लगी थी। अभी तक तो नंदिनी एक बेचारी लड़की थी, और उस दिन के बाद तो उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। नंदिनी अपने कमरे में आकर बहुत रोई, घंटों तक रोती रही। फिर उसने खुद को समझाया। उस दिन के बाद नंदिनी आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचने लगी। कब तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलती रहूंगी?
मेरे जीवन में कोई तो लक्ष्य हो, अपने जीवन में वह भी तो कुछ ऐसा करे जिससे वह सर उठाकर जी सके। अब वह किसी भी चिंता से खुद को दूर रखने की कोशिश करने लगी, साथ में खुद को समझाने की कोशिश भी करती रही। उसने अपनी मामी की बात पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब वह अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी। पीजी में उसने एडमिशन तो पहले ही ले लिया था, अब तो उसके एग्ज़ाम होने वाले थे। उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। यह सब इतना आसान भी नहीं था उसके लिए, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प लेकर वह जी जान से जुट गई। इधर उदय अपने मन की बात को अपने माता पिता से कहने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन उदय के पास मीशा का फ़ोन आता है। उसने उदय को मिलने के लिए बुलाया था। उदय मीशा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वह उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि मीशा विदेश जाने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि उसे वहाँ एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है जिसका उसे काफ़ी समय से इंतज़ार था। वह हमेशा से विदेश जाना चाहती थी। उदय तो यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उदय ने मीशा से पूछा कि आखिर तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया। तो मीशा ने उदय से कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए मैं अपना करियर भी तो नहीं छोड़ सकती। अगर तुम भी इंडिया को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ तो हम कुछ समय बाद वहीं पर शादी कर लेंगे। इतना अच्छा ऑफर मैं नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम नन्ही से रिश्ते के लिए ना बोल पाओगे। मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो, पर अब मैं तुम्हारे लिए और नहीं रुक सकती। आज उदय ने मिशा का एक अलग ही रूप देखा था। उदय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मीशा को वह पहचान ही नहीं पाया या वह इतना बदल गई है। आखिर उदय को समझ में आ ही गया कि मीशा और उसका साथ जीवन भर के लिए कभी नहीं हो सकता था। उदय सोचने लगा कि भले ही मैं मीशा को बहुत चाहता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उसके लिए अपने परिवार से मुंह मोड़ लूँ। उस पर प्यार की अहमियत ही क्या है जिसकी खातिर परिवार को छोड़ना पड़े। ऐसा प्यार भला कैसे विश्वास के लायक हो सकता है। यह सारी बातें सोचकर उसकी आंखें भर आई और वह मीशा से फिर कभी ना मिलने का सोचकर घर लौट आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि मीशा अब उसकी कोई बात भी सुनने वाली नहीं है। उदय घर आकर कई दिन तक सोच में डूबा रहा। उदय के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो चुकी थी। वह थी नंदिनी के बारे में, क्योंकि नंदिनी को सब कुछ पता था कि मैं उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता, और जिस कारण से मैं शादी नहीं करना चाहता था वह कारण अब रहा नहीं। अब नंदिनी उससे शादी क्यों करेगी, और अब वह घर वालों को क्या बताए। नंदिनी को अगर कुछ पता नहीं होता तो घर वालों की खुशी की खातिर वह नंदिनी से शादी कर लेता, पर अब वह कैसे यह शादी करेगा। अब उदय अजीब सी कश्मकश में उलझ गया था। नंदिनी के घर वालों से मना करने का कोई कारण भी नज़र नहीं आ रहा था। उदय का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। लेकिन उदय की छोटी बहन शिखा ने उदय की उलझन को भांप लिया। वह कई दिन से देख रही थी कि उदय कुछ परेशान सा है। न ठीक से खाता है न ठीक से सोता है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। शिखा उदय और मीशा के बारे में जानती थी। यह उदय को भी नहीं पता था। शिखा तो यह भी जानती थी कि मीशा वैसी लड़की नहीं है जैसी उदय उसे समझ रहा है। लेकिन उदय का रिश्ता नंदिनी से हो जाने के बाद शिखा खुश थी और इसलिए मीशा की तरफ से निश्चित थी। उदय शिखा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। शिखा ने आखिर हिम्मत करके अपने भाई उदय से उसकी उलझन का कारण जानना चाहा। पहले तो उसने नहीं बताया, फिर शिखा के ज़्यादा जोर देने पर उसने शिखा से सब कुछ बता दिया। शिखा को दुख भी हुआ, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि उसका भाई किसी भी समस्या में फंसने से बच गया। शिखा ने उदय को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इंसान का विश्वास टूटता है तो उसे उस वक्त कुछ भी समझा पाना इतना आसान कहाँ होता है। उदय को इस बात का दुख नहीं था कि मीशा उसे छोड़कर चली गई, पर जो रूप उसने मीशा का आज देखा था वह उसे पहले क्यों नहीं देख पाया था। उदय की इच्छा तो अब शादी करने की थी ही नहीं, लेकिन वह मना भी कैसे करे, क्योंकि माँ की तबीयत खराब होने के कारण ही तो उसकी शादी अभी करने का फैसला लिया गया था।
वह अपने सामने ही अपने बेटे उदय का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। यह भी एक कारण था, उदय किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शिखा सारी बातों को सोचकर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे एक बार नंदिनी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने इसके बारे में अभी भाई को बताना ठीक नहीं समझा। उधर नंदिनी को भी चिंता हो रही थी। कितने ही दिन निकल चुके हैं, लेकिन उदय के घर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। जबकि नाना जी और उदय के पापा द्वारा शादी की तैयारी को लेकर कई योजनाएं बनाई गई थी। उसे उदय की तरफ से किसी खबर के ना मिलने के कारण चिंता के साथ साथ कुछ अच्छा भी महसूस हो रहा था। शायद मन के किसी कोने में एक इच्छा थी कि उसका और उदय का साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाए। किसी और के बारे में अब वह नहीं सोचना चाहती थी। उदय के साथ उसे अपनेपन का एहसास होता था। जब उदय पास होता था तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। वह सोच ही रही थी कि वह इस बारे में उदय से बात करेगी कि क्या उसने अपने घर वालों को मीशा के बारे में बता दिया। तभी शिखा का फ़ोन आ गया। शिखा के फ़ोन ने उसे फिर से कुछ चिंतित कर दिया। शिखा ने नंदिनी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए नंदिनी से मिलने उसके घर आने की बात कही। नंदिनी ने उसे घर आने के लिए बुला लिया। शिखा ने नंदिनी से फ़ोन पर बात करके फ़ोन रख दिया। शिखा ने नंदिनी से मिलने की बात तो कर ली, लेकिन उसे बाद में महसूस हुआ कि मेरा सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचना भी तो ठीक नहीं। नंदिनी ने अब तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी खुशी को नहीं जाना। ऐसे में उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खुशी, उसकी शादी भी अगर एक समझौता होकर रह गई तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन शिखा यह भी जानती थी कि नंदिनी को जो खुशी उसके घर में आकर मिल सकती है, वह शायद कहीं और नहीं मिल पाएगी। परंतु मीशा के बारे में जानते हुए भी नंदिनी को शादी के लिए तैयार करना भी तो ठीक नहीं है। वैसे तो उसने अपने भाई पर पूरा विश्वास है कि वह नंदिनी को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन क्या पत्नी का दर्जा दे पाएंगे, जो कि किसी भी लड़के के लिए हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को सोचकर शिखा खुद भी सोच में पड़ गई। शिखा गहरी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक से उसने माँ के कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। शिखा भागकर कमरे में गई तो देखा कि उसकी माँ कविता जी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हैं। शिखा ने उदय को आवाज़ लगाई, वो भागकर कमरे में आया। दोनों भाई बहन माँ की इस स्थिति को देखकर घबरा गए और जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। उदय ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया। वह भी ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंच गए। सभी लोग कविता जी की हालत को देखकर काफ़ी डर गए थे। डॉक्टर ने कुछ समय बाद बताया कि अच्छा हुआ जो आप लोग इन्हें समय रहते ही अस्पताल ले आए, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था, क्योंकि गिरने के कारण इनके सिर पर गहरी चोट लगी है। अभी स्थिति कंट्रोल में तो है, लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। आज की स्थिति को देखकर ही हम फैसला कर पाएंगे। सभी लोग डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि स्थिति संभाल गई है, लेकिन आपको आगे से इनका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह पहले ही हार्ट अटैक की समस्या से भी गुजर चुकी हैं। अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण शिखा को याद ही नहीं रहा कि उसने नंदिनी से उसके घर जाने के लिए बोला था। काफ़ी देर बाद जब शिखा नंदिनी के घर नहीं पहुंची तो नंदिनी ने शिखा को फ़ोन किया। शिखा ने नंदिनी को अपने ना आने का कारण बताया तो नंदिनी भी बहुत घबरा गई। नंदिनी की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। उसे चलने में भी अभी थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसी कारण से शिखा ने उसे आने से मना कर दिया। कुछ समय पश्चात कविता जी ने खुद इशारे से नंदिनी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो आलेख जी ने उदय को नंदिनी को लाने के लिए भेज दिया। उदय उनसे उस समय कुछ भी नहीं बोल पाया और नंदिनी को लेने उसके घर चला गया। शिखा ने उदय के निकलते ही नंदिनी को सारी बात बता दी, जिससे उसे आने में ज़्यादा समय ना लगे। उदय के साथ नंदिनी, करुणा जी और राम स्वरूप जी भी हॉस्पिटल आ गए। वे सभी लोग भी कविता जी के बारे में जानकर काफ़ी चिंतित हो गए थे। कविता जी नंदिनी और उदय को एक साथ देखकर खुश थी। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर नंदिनी के हाथ को उदय के हाथ में देते हुए सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर ने कविता जी को आराम करने को कहा और कोई भी चिंता ना करने की बात कही। अगले दिन कविता जी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वह अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित हो गई थी।
और जल्दी ही उदय और नंदिनी की शादी करवाना चाहती थी। 2 दिन बाद घर पहुंचकर उन्होंने आलेख जी से बात की कि अब आप देर मत कीजिए, जल्दी कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उदय और नंदिनी दोनों की शादी साधारण तरीके से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं नंदिनी को अब जल्दी ही अपने घर में देखना चाहती हूँ। और फिर उदय की शादी के बाद शिखा की शादी के बारे में भी तो सोचना है। वैसे भी समय का कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने सामने ही दोनों बच्चों का घर बसे हुए देखना चाहती हूँ। आगे क्या हुआ होगा, अगला भाग देखना ना भूलें।